हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक बिहारी और वॉरियर क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आज देखेंगे जीव विज्ञान। ठीक, जो साइंस का जो हमारे कितने भी जो भी एग्जाम आता है, जितने भी एग्जाम है उसमें आप देखेंगे कि जो साइंस का क्वेश्चन है, अगर एवरेज देख लिया जाए, अगर 100 क्वेश्चन है तो इसमें एवरेज देखा जाता है कि 20 जो क्वेश्चन हमारा होता है वो हमारा साइंस से होता है। 20 क्वेश्चन हमारा साइंस होता है। अगर इस 20 क्वेश्चन में देखा जाए तो लगता है कि 12 क्वेश्चन सिर्फ हमारा बायोलॉजी का है और 8 क्वेश्चन में 5+3 का रेशियो में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स हो जाता है। तो इसी को नजर को देखते हुए जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे ये उस तरह के पढ़ूंगा जो हमारे जितने भी वनडे एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो या जितने भी हमारे स्टेट लेवल का एग्जाम है, चाहे वो लेखपाल का हो या पीसीएस हो, ये सभी के लिए हमारा जो होगा वो फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना। ऐसा कि मेडिकल का या रिसर्च तो मेडिकल में नहीं पढ़ा हूं, कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे वनडे एग्जाम होते हैं या जो भी हमारे कंपटीशन के एग्जाम है उसमें आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चीज को मैं आपको एक बार श्योर करवा दूं। तो जो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारा 11 हो जाता है और ये हमारा एवरेज ये होता है। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि मुझे क्या होता है कि हमें कौन सा सेक्टर में कहां पे कितना फोकस करना है, इसीलिए ये चीज को मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं चलूंगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप देखेंगे कि हमारा वर्ड है जीव प्लस विज्ञान है। तो थोड़ी सी क्या होगा, जो भी टॉपिक पढ़ा जाता है उसके बारे में बेसिक जानकारी लेना जरूरी है। ये देखेंगे हमारा जो वर्ड है दो है जीव और प्लस विज्ञान। तो हम सबसे पहले विज्ञान को ले लें। जो विज्ञान का हमारा शब्द है वो बना हुआ है वी प्लस ज्ञान से। किससे बना है? वी प्लस ज्ञान से। वी प्लस ज्ञान से अर्थ है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साइंस मतलब क्या है, वो किसी भी क्षेत्र में अगर वो उसके बारे में आपके पास विशेष ज्ञान है, यानी किसी भी क्षेत्र का जो आपके पास विशेष ज्ञान है, वही हमारा विज्ञान है। क्लियर? जैसे हम लोग जनरली में जो विज्ञान के मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझते हैं, लेकिन आप यहां भी सुना होगा इसे सोशल साइंस। क्या? सोशल साइंस। ये क्या है? तो सोशल साइंस का मतलब है यानी कि सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। तो ये सामाजिक विज्ञान का मतलब है कि हम समाज के बारे में, जो समाज में जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसके बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। या आपने सुना होगा मानव विज्ञान, हमारा होता है मानव विज्ञान, है ना। तो मानव विज्ञान का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा है यानी मानव के बारे में विशेष अध्ययन, यानी मानव का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, यानी किसी भी क्षेत्र में जिसमें आप विशेष अध्ययन कर लेंगे वो सारे के सारे हमारे विज्ञान हो जाएगा। तो जो मूलभूत जो हमारा जो फंडामेंटल साइंस है उसके जो हमारा 3 पार्ट है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बारे में हमारा टॉपिक चलना है। ये चीज सिर्फ इसलिए कि मैं आपको इस साइंस को कैसे लिंक करूं, साइंस को कैसे समझना है, इसके बारे में आपका एक परिचय करवा दिया। ठीक, तो चलेंगे आगे। तो जो विज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है वो मुख्य रूप से ये जो विज्ञान को 2 पार्टों में बांटा गया है। ये जो हमारा साइंस है, जो साइंस है, ये साइंस को हमारा 2 पार्टों में बांटा गया है मुख्य रूप से। ये जो 2 पार्ट हैं, एक हमारा है फिजिकल साइंस, फिजिकल, और दूसरा हमारा जो है वो है नेचुरल साइंस। नेचुरल फिजिकल साइंस मतलब हमारा जो है वो हमारा है भौतिक विज्ञान, जिसमें हमारा फिजिकल एक्शन होते हैं। ठीक, और एक हमारा है नेचुरल साइंस जिसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। यानी प्राकृतिक विज्ञान और फिजिकल साइंस में क्या आशय है? फिजिकल साइंस से आशय है कि जो हमारे जितने भी भौतिक घटनाएं पृथ्वी पर जो घटित हो रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कैसे हमारे पृथ्वी पर जो है कौन सा फोर्स कैसे काम कर रहा है, या कौन सा जो जितने भी हमारा एस्ट्रोनॉमी है या प्लेनेट है वो किस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के पास आ रहा है,
दूर जा रहा है या जितने भी पार्टिकल हैं वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, यानी दैट्स ऑल, जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट्स ऑल जो फिजिकल मूवमेंट है उसका अध्ययन हमने भौतिक विज्ञान में करते हैं। और इसे क्या किया है, इसे भी हमने दो पार्ट में बांट दिया है। ये जो हमारा फिजिकल विज्ञान है ये भी हमारे दो पार्ट में बटा हुआ है, एक हमारा फिजिक्स है और दूसरा हमारा है केमिस्ट्री, यानी कि एक रसायन हो गया और दूसरा हमारा हो गया भौतिकी। क्लियर, यहां पे हो गया फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। जो बायोलॉजी के बाद हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। क्लियर, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेचुरल साइंस में। नेचुरल साइंस ऐसे है दोस्त कि हमारे जो नेचर के द्वारा जो हमें प्रदत्त किया गया है, जो प्रदान किया गया है, यानी जो गिफ्ट दिया गया है उसके बारे में अध्ययन करना है कि नेचर के द्वारा जो दिया गया उसकी कैसे उत्पत्ति हुआ, कैसे विकास हुआ, यानी नेचर के द्वारा प्रदान किए गए पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में डिटेल्स अध्ययन करना हमारा प्राकृतिक विज्ञान है। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है यानी नेचुरल साइंस इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, यानी प्राकृतिक विज्ञान को भी हमने दो भागों में बांटा है। ये जो दो भाग में बांटा गया है, एक तो हमारा हो गया बोटनी या जूलॉजी, पहला हो जाएगा जूलॉजी और दूसरा हो गया बोटनी। यानी पहला जो हमारा हो गया ये हो गया प्राणी विज्ञान और दूसरा हो गया हमारा वनस्पति विज्ञान। ठीक, ये हो गया हमारा जूलॉजी और ये हमारा हो गया बोटनी। ये दो शब्द हो गया यानी कि प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि हमने साइंस को आगे अपना बांट दिया कि साइंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस के अंतर्गत वी स्टडी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और नेचुरल साइंस के अंतर्गत वी स्टडी इन बायोलॉजी एंड बोटनी। तो इसी नेचुरल साइंस को जो ये जूलॉजी प्लस बोटनी है ये दोनों जो कंबाइंड है ये हमारा शब्द जो है ये बोटनी और केमिस्ट्री, सॉरी बॉटनी और जूलॉजी, ये दोनों जो शब्द मिलके हमारा शब्द बना है बायोलॉजी। ठीक, यही जो दोनों शब्द मिलकर बना है हमारा बना है बायोलॉजी और इसी बायोलॉजी का मुझे अध्ययन करना है, ये हमारा बायोलॉजी। क्लियर, तो हमें पहला स्टार्टिंग क्या करना है अध्ययन बायोलॉजी। तो हम चलेंगे अब जो मेरा टॉपिक है जीव विज्ञान। अब हम अपने टॉपिक पर आता हूं। अब देखेंगे हम अपनी बायोलॉजी को। ये जो बायोलॉजी है, ये जो बायोलॉजी है अगर जो हिंदी या इंग्लिश से भी लेंगे, इंग्लिश में देखें तो ये जो बना हुआ हमारा बायोस प्लस लोगस, दो शब्द से बना हुआ है बायोलॉजी शब्द। ठीक है, ये जो बायोलॉजी शब्द बना है दो शब्द से, ये जो बायोस से मतलब है लाइफ यानी कि जीवन। ठीक, और लोगस मतलब स्टैंडर्ड या फिर इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि अध्ययन। ठीक, तो यानी कि जीवों के बारे में अध्ययन करना हमारा क्या कहलाएगा बायोलॉजी। क्लियर, यानी जीव प्लस विज्ञान यानी जीव के बारे में विशेष अध्ययन हमारा जीव विज्ञान कहलाएगा। तो जीव के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा जीव है, तो जीव में देखेंगे कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ, जीव में कौन कौन से क्या है, कौन से प्रोसेस क्या क्या सिस्टम में काम कर रहा है। एक चीज अनुमान लगाइए, जीव सबसे पहले क्या हुआ होगा कि जब हमारे पास ये जीवों का विकास हो रहा होगा तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारा अर्थ होना होगा।
सबसे पहले हमारा क्या, यानी कि पृथ्वी होगा। ये जब पृथ्वी हुआ होगा, उसके बाद पृथ्वी पर कुछ घटनाओं के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक जल होगा यानी H2। उसके बाद जब ये धीरे धीरे विकास हो रहा होगा, उसके बाद यहां पर आया होगा एयर यानी कि पृथ्वी, उसके बाद जल और उसके बाद वायु। ठीक है, यानी कि जीवों की उत्पत्ति की मैं बता रहा हूं, कैसे जीवों की उत्पत्ति हुआ होगा कि अर्थ हो गया, जल हो गया और वायु हो गया। अगर आगे चला जाए तो देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा 3 स्फीयर बन गया। इसको बोलेंगे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, इसे बोलेंगे जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, और इसे बोलेंगे एटमॉस्फेयर वायुमंडल। क्लियर? तो एक चीज आपको मानना होगा कि जब 3 स्फीयर आपस में मिलते हैं तो एक 4 स्फीयर बनता है। यानी अगर जो देखा जाए कि हमारा अगर जो है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, और दूसरा जो हमारा है, ये जो हमारा है ये है हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, और तीसरा जो हमारा है ये हमारा जो है ये हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हमारा जो हो गया एटमॉस्फेयर यानी हो गया वायुमंडल। क्लियर? ये हमारे 3 मंडल हो गए। ये जो कौन कौन हो गया, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब देखिए ये जो तीनों का जो क्षेत्र, जो ट्रांजिशन जोन है, जो तीनों में कॉमन है, ये हमारा एरिया ये है। ये जो शैडो किया गया एरिया, ये जो शैडो एरिया है, ये जो शैडो एरिया जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों मिला ये जो एरिया हो गया हमारा हो गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि क्या हो जाएगा, जैव मंडल। क्लियर? यानी कि ये हो गया हमारा जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये जो जैव मंडल हुआ यानी कि जैव प्लस मंडल, यानी जीवों के अनुकूल जो रहने के लिए जो परिस्थितियां है वो यहां पर ना। तो इस प्रकार से जब हमारे पास पृथ्वी, जल और वायु मिला होगा तो जीवन का विकास हुआ होगा। तो अब हम आगे इसमें आगे पढ़ेंगे कि फिर जीवों का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन सा जीव हमारे पृथ्वी पर पहले आया, बैक्टीरिया था, फंगस था, क्या था, उसके क्रम को पढ़ेंगे। उसके बाद जो जीवों को कैसे कैसे कौन सी संरचनाएं हैं, जीव का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग सारे इसमें डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो यहां तो हमने देख लिया कि हमारा जो जीव है वो कैसे आया। ठीक, तो हमने देख लिया कहां पे, ये हमारा देख लिया आपने। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब चलते हैं आगे। ये जो हमारा जीव विज्ञान है, ये जो जीव विज्ञान हमारा है, ये जीव विज्ञान के बारे में जो सबसे ज्यादा जो विशेष अध्ययन किया गया है वो अध्ययन किए थे हमारे अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा अध्ययन किया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का पितामह, जीव विज्ञान का पितामह। ठीक है, यानी कि अरस्तु को हम बोलते हैं जीव विज्ञान की पितामह, क्योंकि अरस्तु ने ही जीव विज्ञान के बारे में विशेष अध्ययन किया। उसके बाद जो बायोलॉजी हमने देखा था कि जो हमारा ये बायोलॉजी था, ये बायोलॉजी 2 भागों में बटा हुआ था। एक को आपने देखा था जूलॉजी, और दूसरा जो देखा था बोटनी, यानी कि जंतु विज्ञान, और उसके बाद वनस्पति विज्ञान। क्लियर? क्या था,
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। आगे क्लियर हो गया। यानी कि यहाँ जो बायोलॉजी हमारा 2 पार्ट में बढ़ चुका है, हम नेचुरल साइंस में आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जंतु विज्ञान है, यहाँ पे हम जंतु के बारे में, जंतु का ऑरिजिन कैसे हुआ, उसकी संरचनाएं क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान में कि जंतु जो है किस प्रकार से उसमें श्वसन की क्रियाएं होती है, क्या वो आत्मनिर्भर है या परपोषी है यानी ऑटोनोमस है या हमारा पैरासाइटिक है या ऑटोनोमस कौन है या पैरासाइटिक कौन है, ये सारे के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे जंतु विज्ञान में जीवों के बारे में कि जीव जो है वो कैसे अपना भोजन बनाता है, किस प्रकार से ऊर्जा लेता है और कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोत है। उसी प्रकार से वनस्पति में कि वनस्पतियों में देखेंगे कि वनस्पति जो है अपना भोजन कहां से लेता है, कैसे वो डेवलप किया, कैसे विकास हुआ, उसकी संरचनाएं क्या है, कैसे बना हुआ है, तो ये सारे के बारे में या कौन सी वनस्पति जो है वो कहां पे डेवलप होगा, उसके लिए क्या परिस्थितियां होना चाहिए, ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी में डिटेल्स में जो आज हम लोग जो हमारा देश यानी पूरे विश्व जो एक कोरोना छोटी सी वायरस से जो पूरी तरह की तबाही मचा है, ये सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सभी के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे कि बैक्टीरिया जो है या वायरस जो है कैसे एक दूसरे से संपर्क में आने से ये कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे फैलता है। जब आप उसके बारे में, अगर जो वायरस के बारे में आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी भरोसा है कि आप इस चीज को समझ जाएंगे कि किस प्रकार से ये जो आज जो है एक एपिडेमिक, एक महामारी बन गया और पूरे विश्व को स्थिर कर दिया। यहाँ पे एक छोटी सी वायरस ने हमारा सारा साइंस फेल हो गया। कहा हम मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, बृहस्पति पे जाने की बात कर रहे थे, चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, और एक छोटा सी वायरस ने मुझे पृथ्वी पर क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। पूरे विश्व, बड़े बड़े जो नासा है, यूरोप, इसरो है, ये सारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी भी आप नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ करके जी नहीं सकते हैं। तो जंतु विज्ञान में अभी क्या है, तो जंतु विज्ञान है, जो जंतु विज्ञान है इसके बारे में विशेष जो अध्ययन किया वो भी अरस्तु ने किया है। उनका एक बुक था, ठीक है ना, उनका एक बुक था हमारा अरस्तु का, उसमें था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, यानी कि हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। उसमें इसने क्या किया है कि जंतु के बारे में विशेष अध्ययन किया। तो जंतु के बारे में विशेष अध्ययन के कारण ये जो जूलॉजी जो है, जंतु विज्ञान का जो पितामह है यानी फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जो जूलॉजी है वो भी हमारे अरस्तु हैं। यानी कि जो जंतु विज्ञान के जो पितामह है वो भी कौन है, आपका अरस्तु है। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पे नीचे, तो नीचे में देखेंगे वनस्पति विज्ञान। देखिए जिस प्रकार से हमारे जंतु के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार से पौधों के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। जिस प्रकार से आपकी जल की जरूरत होती है, खनिज लवण की जरूरत होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी जल, खनिज लवण, भोजन सबकी आवश्यकताएं होती है। फर्क यही है कि जो जंतु है वो डिपेंडेंट है और जो हमारे पौधे हैं वो ऑटोनोमस हैं, वो स्वायत्त है। जो पौधे हैं वो जो मैक्सिमम पौधे हमारा जो है वो अपना जो भोजन है वो नेचर से बनाता है, यानी उसके प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो पृथ्वी से नीचे से जल ले लेता है और पृथ्वी में उपस्थित जो आपके पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है या फिर आयरन है, बोरॉन है, यानी जो इसके अपने जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे के सारे ले लेता है। लेकिन आज वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारा वनस्पति भी जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है। क्यों? उसके ह्रास होने के पीछे सबसे जो जिम्मेवार है वो मानव है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, ये बोटनी जो भी डेवलप होएंगे, बोटनी जो हमारा वनस्पति होगा उसके लिए सॉइल चाहिए, यानी कि मृदा चाहिए। इनके लिए क्या चाहिए, मृदा। और जो मृदा जो हमारा है वो दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, यानी कि डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है कि जिस प्रकार से हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, जिस प्रकार से हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है,
जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये सभी के कारण हमारा मृदा में ह्रास होता जा रहा है। अब डिमांड बढ़ते जाने के कारण क्या हुआ है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते जा रहे हैं। हम विज्ञान के युग में नेचर को समझ नहीं पा रहे हैं और बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी लेने के चक्कर में, जल्दबाजी करने के चक्कर में हमने क्या किया है कि आर्टिफिशियल मैन्युअर का प्रयोग किया है। यानी कि मानव निर्मित जो आप खाद यूज कर रहे हैं, जो मानव निर्मित खाद यूज कर रहे हैं, इससे हमारा सॉइल क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है। और जो इनका नाइट्रोजन जो मृदा से मिलता था वो कम हो गया और आपने इनको अधिक से अधिक ग्रोथ करवाने के लिए बाहर से आप डाल रहे हैं क्या, यूरिया। उसके बाद जो आपका एनपीके है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, जो हमारा हर चीज को, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो सतत कृषि की बातें की जाती है, इसका इसमें जो रेशियो है 4:2:1 है। यानी जो एनपीके का अनुपात होगा वो 4:2:1 है। लेकिन अभी जब से, अगर जो अपना इंडिया के बारे में देखा जाए कि जब से मेरा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, इसकी रेशियो में चेंजिंग आ चुका है। क्या चेंजिंग आ चुका है, इसका जो रेशियो है 6.7 रेशियो 4:2:1 हो चुका है। अब बताइए कि जो रेशियो 4 होना चाहिए था वो 6 कर दिया ना आपने। ये 6 आपने क्या बढ़ा दिया, नाइट्रोजन को। अब उसके बाद पोटेशियम को कितना कर दिया, 4:2, ये 2 चाहिए था। अब ये सारे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कहां जाएगा, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है जैसे आपने अपने सॉइल में डाला, ये क्या हो जाएंगे, ये डिकम्पोज हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। अपघटित होने के बाद ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन आगे तो ये आपके वाटर में जाएगा। जहां भी वाटर लीचिंग होगा, यानी कि वाटर लीचिंग होगा, जैसे ही जल का रिसाव होगा, यानी जल का जो रिसाव होगा और जल रिसाव आपके वाटर टेबल में जाएगा और वाटर टेबल में जैसे ही जाएगा आपका नाइट्रोजन का मात्रा नाइट्रेट हो जाएगा। और जैसे ही नाइट्रेट हो जाएगा और जो आपको आने वाला जनरेशन है उसके एक नया बीमारी देंगे जिसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो हमारा नाइट्रेट के कारण हो रहा है। बताइए कि आप अपने स्वार्थ में हमारे आने वाले जनरेशन को क्या दे रहे हैं, आने वाले जनरेशन को ही दे रहे हैं ना, क्या दे रहा है, बीमारियां। यही तो होगा उनको, तो यही हमने सोचा है कि आने वाले जनरेशन को कुछ अच्छा देना है या खराब देना है। तो आप देखें कि किस प्रकार से हमें वनस्पति को बचाना है। वनस्पति क्या है, अपने पोषण के लिए आपने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे जितने भी दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधों के जो गांठ होते हैं ना, उसमें उसके जड़ में जो गांठ होता है ना, उसमें एक राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। वो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है हमारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को तोड़कर नाइट्रेट लेता है। बताइए आप उनको जब आपने नाइट्रोजन ऊपर से ज्यादा दे दिया, वो बैक्टीरिया मरेगा कि नहीं? अगर वो बैक्टीरिया मर जाएगा तो आपको बाहर से लेना पड़ा कि ना। अगर इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते, ऑर्गेनिक मैन्युअर का यूज करता, तो मेरा सॉइल बर्बाद नहीं होता ना। अगर सॉइल बर्बाद नहीं होता तो ये पौधे बचते कि ना। अगर ये पौधे बचते तो आज वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक नहीं होता ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक नहीं होता तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता ना। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो आपने इस बार देखा है, क्या देखा कि पूरे जो हमारा जो कोल्ड जो हमारा विंटर सीजन था, विंटर सीजन में आपने पूरे रेनी सीजन का मजा लिया। इस बार पता नहीं चला कि विंटर कब आया, यानी अनसिस्टमैटिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज क्या करेगा, हमारे सारे जो है परिस्थितियां को चेंज करेगा। आपका एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा, क्यों कि आपका जो एग्रीकल्चर है पूर्ण रूप से मानसून पर है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका मानसून प्रभावित होगा। तो ये सारे के सारे दिन यहाँ से है। तो इसीलिए मुझे वनस्पति के बारे में पढ़ना जरूरी है कि वनस्पति को कैसे कंजर्व करना है, वनस्पति कैसे ऑरिजिन हो रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है, ह्रास के पीछे कारण क्या है। अभी हमारे मानव इंटरफेरेंस के कारण बड़े पैमाने पर बैक्टीरियल डिजीज, जिस प्रकार से मानव में हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक, ये सारे डिजीज हमारे पौधों में हो रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, हम हैं। क्योंकि जितना भी जो वायरस बैक्टीरिया हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे से ही पालन है। तो हमें यहाँ बचाना है। तो ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपका जो है वनस्पति प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वनस्पति के बारे में हम विशेष अध्ययन वहां करेंगे।
लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखा दूं आपको कि जो वनस्पति है, जो वनस्पति हमारा है, इसके बारे में जो विशेष अध्ययन किया गया है, एक हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे ज्यादा बॉटनी के बारे में लगभग 500 वनस्पतियों का उन्होंने अध्ययन किया, और 500 वनस्पतियों का अध्ययन करके इसके बॉटनी के पूरे ऑर्गन, उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, कैसे वो एनर्जी लेता है, ये पूरे अध्ययन किया, यानी डिटेल्स में उसके बारे में अध्ययन किया। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को जो है फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। यानी कि जो वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं वो हम बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लिया कि जो बायोलॉजी है उसमें हमने जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी जीव के बारे में विशेष अध्ययन जीव विज्ञान हो जाएगा। जीव विज्ञान के उसके बाद ये जो हमारा हो गया, उसके 2 पार्ट, जीव विज्ञान को 2 पार्टों में बांट दिया, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी में हमने बोला कि जूलॉजी में हम क्या करेंगे, जीव विज्ञान के बारे में यानी जंतुओं के बारे में उनकी अध्ययन करेंगे, विशेष अध्ययन उनके विकास का, स्ट्रक्चर का, कैसे कैसे संरचनाएं हुआ, एक जीव जो है कितनी कोशिकाओं से बना है, कौन सा जीव होगा वो सिंगल कोशिका से बना है, कैसे वो सोल काम कर रहा है, ये सारे के बारे में डिटेल्स अध्ययन वहां करेंगे। उसके बाद वनस्पतियों के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से आपके शरीर में आपका नर्व्स है, वेन है, ये सारे आपके शरीर में सर्कुलेशन करने का काम करता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे कि वनस्पतियों में भी हमारे वेन होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो हमारे पौधों में किस प्रकार से जल को, भोजन को प्रत्येक पत्तियों तक, प्रत्येक तनावों तक कैसे पहुंचाता है। वनस्पति में भी 2 पार्ट हैं, इसमें यहाँ पे 2 एक है, एक जिसको बोलते हैं जाइलम और एक का बोलते हैं फ्लोएम। देखिए जाइलम और फ्लोएम 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति में वहां पे। तो जाइलम और फ्लोएम जो वहां पे हम पढ़ेंगे विशेष में, जाइलम और फ्लोएम। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, 1-2 बार तो एबीपीएससी में पूछा हुआ है, पिछले बार टैग में एग्जाम में पूछा गया है कि सारे जो है ना ये एवरग्रीन है, ये किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो जाइलम से देखिए, जार से अगर जो याद करने के लिए बताया जाए तो जार से हम मानते हैं जल। ये जो जाइलम जो है हमारे पृथ्वी के नीचे से क्या करता है कि रूट से पृथ्वी के जल को और खनिज लवण को, यानी जल प्लस खनिज लवण को पेड़ के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम के मतलब अगर फ्लोएम के बारे में अगर जो हम लगाएं तो फ्लोएम से मान लेते हैं फल, यानी फल का मतलब यहाँ पे निकल रहा है भोजन, यानी पौधों में जो पूरे उसकी पत्तियां हैं वनस्पति के, वहां पे जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो काम करेगा फ्लोएम का। जाइलम पौधों में जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम करेगा, फ्लोएम जो है वो उसके जो भोजन है यानी पूरे जो खाना बनेगा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पौधों में पहुंचाने का काम करेगा। यहां तक हमने क्लियर कर लिया। लेकिन एक चीज अभी और आपको बता दूं, देखिए जीव विज्ञान जो उसकी बात जो इंग्लिश का इसका शब्द है, जो इंग्लिश का शब्द है बायोलॉजी, जो इंग्लिश का शब्द बायोलॉजी है वो प्रयोग सर्वप्रथम ये हमारे 2 साइंटिस्ट है, एक फ्रांस के थे और एक जर्मनी के थे। तो इसका जो बायोलॉजी जो हमारा शब्द है, बायोलॉजी शब्द यानी जो वर्ड है, ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2 साइंटिस्ट थे। इसका जो बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 2 साइंटिस्ट थे, एक थे लेमार्क और दूसरा हमारा था ट्रेवेनियर, एक हमारा ट्रेविरेनस। ये 2 वैज्ञानिक थे, एक लेमार्क और दूसरा ट्रेविरेनस। जो ट्रेविरेनस थे ये हमारे फ्रांस के हैं और ये हमारा जर्मनी के। ये दोनों ने मिल करके क्या किया था
ये बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्लियर हो गया कि बायोलॉजी का पितामह अरस्तु को, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेनियर को, जंतु विज्ञान का पितामह हमारे कहेंगे अरस्तु को, उसके बाद वनस्पति विज्ञान का पितामह कहेंगे थियोफ्रेस्टस को, और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेनियर ने दोनों मिलकर किया था। यहाँ हो गया ये परिचय। ये जो है हमारा एक जीव विज्ञान का परिचय हो गया। अब आगे चलेंगे कि अब क्या है कि जीवों को क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि जीव कैसे कैसे विकास हुआ, सारे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग तर्क दिया जाएगा। तो आज जो टॉपिक हमारा है वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीवों का वर्गीकरण यहां पे हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम अगर जो साइंटिफिक आधार पर देखा जाए, साइंटिफिक आधार पर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया गया था वो हमारे थे जॉन रे, यानी कि वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण जॉन रे के द्वारा दिया गया। इसके बाद जो आधुनिक जो साइंटिफिक है, जो हमारा आज मॉडर्न साइंटिफिक जो नामकरण किया गया है, जो मुख्य रूप से मॉडर्न साइंटिफिक किया गया वो हमारे थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जो आधुनिक जो साइंस में जो उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया, कैरोलस लीनियस ने दो प्रकार से हमारे जीवों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, एक को बताया प्लांट किंगडम और दूसरा जो था हमारा एनिमल किंगडम। यानी ये हमारा जो है ये हो जाएगा प्राणी जगत, और पहला जो है उसको बोलते हैं वनस्पति जगत। वनस्पति जगत। तो आपको बोला गया है कि जो हमारा जीवों का प्रथम जो साइंटिफिक जो था अध्ययन किसने किया था, जॉन रे ने। ठीक है, जॉन रे ने